नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। शुक्रवार 2026 फरवरी का महीना बहुत सुखद एहसास हो रहा है जहां तक भारत की सुरक्षा को लेकर के है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत मैंने ऐसा क्यों किया। जी हाँ, क्योंकि भारत के पड़ोस में बसा एक ऐसा देश जिसका जन्म भारत के अथक प्रयासों के जरिए हुआ, उसी देश में कुछ भारत विरोधी तत्व और पैन इस्लामिक फोर्सेस इस कदर प्रभावी हुई कि पिछले 3 साल के भीतर बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं, हमारा भाई नहीं, लगभग दुश्मन सा बन गया, बना दिया गया, या बनाए जाने की पहल बहुत शिद्दत से, बहुत तेजी से चल रही थी। अब उस पर विराम लग जाएगा, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन अभी भी आशंकाएं हैं। लेकिन सकारात्मकता की ओर बांग्लादेश के कदम आगे बढ़ेंगे, ये संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसलिए आज एक सुखद एहसास हो रहा है भारतवासी होने के नाते। अब मैं आपके सामने बांग्लादेश में बृहस्पतिवार 2026 फरवरी को हुए चुनाव परिणाम और उन परिणामों के बाद जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के तहत बांग्लादेश को लेकर के दुनिया की निगाहें और भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध, इस पर एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा। तारिक रहमान जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर हैं, 17 साल लंदन में निर्वासन का जीवन बिता देने के बाद वो वापस लौटे, और लौटे तो अमेरिका के अथक प्रयासों से। अब आप सोच रहे होंगे कि लंदन में तो वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रयास अमेरिका का। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका और चीन में एक ऐसी प्रतिद्वंदिता पिछले लगभग 2.5 सालों से, और 1.5 साल से तो ज़्यादा ऐसा देखने में आया कि एक ऐसी प्रतिद्वंदिता चीन और अमेरिका के बीच में बांग्लादेश के हितों और अपने हितों के साथ जोड़ने और साधने की कवायद चल रही थी कि कौन आगे निकल जाएगा। ये देखने वाली बात थी और ये देखना दिलचस्प हुआ। और इस स्थिति में भारत के साथ लगातार बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण होते गए, और इसका एकमात्र कारण था कि मोहम्मद यूनुस जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में थे, हालांकि वो सलाहकार की भूमिका में थे, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके प्रमुख सलाहकार थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री की हैसियत से वो काम कर रहे थे, और वो कभी अमेरिका की गोद में खेल रहे थे और कभी चीन की। और ऐसी स्थिति में अपने देश में जिस तरीके से कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ाते हुए वो एक के बाद एक फैसले ले रहे थे, लग तो यही रहा था कि अगर चुनाव नहीं हुआ, एक नई सरकार नहीं आई, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। और इसमें आशंका इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि बृहस्पतिवार शाम 7 बजे के बाद और आज शुक्रवार जब मैं लगभग 1 बजे दोपहर में ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये स्पष्ट हो गया कि तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 बहुमत के करीब, और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, देखना शुरू करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, तब तक 2/3 बहुमत से बीएनपी जीत चुकी होगी। और ये तय है कि तारिक रहमान ही अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और ये खबर ये है कि कल यानी शुक्रवार को वो शपथ ले लेंगे, और जब वो शपथ लेंगे तो निश्चित रूप से उनके सामने 3 बड़े एजेंडे होंगे। कैसे दुनिया की 2 बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका को एक साथ साधें, और कैसे इन सबसे हट करके अपने मुख्य पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को वो साधें। और इसके अतिरिक्त जियोपॉलिटिकल सिनारियो में जो संबंध उनके बनते हैं, यहां तक कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान के भी साथ बांग्लादेश के जो संबंध बनने जाएंगे, उसको लेकर के उनकी क्या रणनीति होती है, इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। सवाल यह है कि तारिक रहमान अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम ऐसा समझ करके या ये खबर जान करके ही खुश हो रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत के प्रमुख मित्र रही
शेख खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया जिन्हें कहते हैं, वो इस समय, माफ़ करिएगा, शेख हसीना वाजेद, जो इस समय एग्जाइल का जीवन भारत में और नई दिल्ली में व्यतीत कर रही हैं, और उनकी पार्टी अवामी लीग इस चुनाव में बैन की गई थी, वो भाग नहीं ले पाई, बावजूद इसके बांग्लादेश में लोकतंत्र जीत गया। 12 से अधिक पार्टियों के एक जमात, और उस जमात के एजेंडे में खलीफा का शासन और बांग्लादेश में इस्लाम के आधार पर शासन व्यवस्था की स्थापना का एक उद्देश्य, और जिसका प्रमुख उद्देश्य ही था कि भारत के विरोध पर, क्योंकि उसमें नारा था कि गुलामी करने वालों को हम 12 फरवरी के बाद सबक सिखाएंगे। गुलामी किसकी? भारत और बांग्लादेश बराबरी के आधार पर मित्रता करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने पड़ोसी का संबंध निभाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात वहाँ के जमात से जुड़े जितने भी राजनीतिक दल थे, और यहाँ तक कि एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिससे जेनजी जुड़ा, ये सब भारत विरोध को हवा दे रहे थे, और पूरा बांग्लादेश भारत विरोध के आधार पर आगे बढ़ने की कसम खा रहा था। लगता यही था कि भारत के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक हर दृष्टिकोण से जो एक संबंध रहा है, उस संबंधों के प्रतीक चिन्हों को भी मिटा करके बांग्लादेश के लोग शायद अब ये दिखाना चाहते हैं कि भारत से उनका दूर दूर का नाता नहीं रहा। और ये सब कुछ दिखाने की कवायद चल रही थी। जमात के नेतृत्व में जो पार्टी सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी, बांग्लादेश के लोगों ने उसको धूल चटा दिया। यहां तक कि वो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में वैसे तो रहेगी, लेकिन उतने लायक भी उसको मैंडेट नहीं मिला है। 300 में 180 से अधिक सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीतेगी, और जमात से जुड़े जितने भी पार्टियां हैं उनके कुल योग 40 और 45 से भी आगे अभी तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट हो सकता है वीडियो बना देने के बाद डिक्लेयर किया जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। और इस स्थिति में यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश का जो मूल स्वभाव था, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में 1971 के बाद जब जन्म हुआ, तमाम विरोधों, अंतर विरोधों, पगडंडियों, पड़ावों को पार करते हुए वहां पर वास्तविक लोकतंत्र पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, फला फूला, एक बट वृक्ष तैयार हुआ। ऐसा नहीं कि वहां पर जितने शासन आए, क्योंकि वहां पर सेना की भी सरकार रही, वहां पर कट्टरपंथी सरकार भी बन पाई, इसलिए क्योंकि मिलीजुली स्थितियां भी रही हैं। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है 2/3 बहुमत पा करके, इसके संबंध भारत से बहुत अच्छे कभी नहीं रहे बेगम खालिदा जिया के समय, लेकिन इतने भी खराब नहीं थे जितने खराब करने की कोशिश जमात से जुड़े वो राजनीतिक दल करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लग तो यही रहा था न सिर्फ बांग्लादेश में भारत का विरोध बढ़ेगा, बल्कि बांग्लादेश से जुड़ा हमारा नॉर्थ ईस्ट कहीं न कहीं हिंसा और भारत विरोध की आग में झोंक दिया जाएगा। और इसलिए हमें सुखद एहसास होना चाहिए कि आज बांग्लादेश में लोकतंत्र जीता है और भारत विरोध की इतनी बड़ी हार हुई है, कट्टरपंथी ताकतों की इतनी बड़ी हार हुई है कि उनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अतिरिक्त अब कोई स्थिति बची नहीं है उनको, अर्थात उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियों और उनके रणनीतिकारों के। और जमात की तरफ से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रतिक्रिया भी आ रही है कि चुनाव में धांधली हो गई। लेकिन इन सब के बीच मुझे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो समन्वय समिति के प्रमुख हैं, तारिक रहमान के बाद उनका सबसे ज्यादा, माफ करिएगा जी, तारिक रहमान के बाद उनका महत्व सबसे ज्यादा है ज़ियाउद्दीन। उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही मार्के की बात, इसलिए कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी जीत पर जो बधाई दी है हम दिल से उसे स्वीकार करते हैं, और तारिक रहमान जो शुक्रवार को प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उसको एक नई दिशा मिलेगी और बहुत मजबूत होंगे। लेकिन उन्होंने ये माना और उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से शेख हसीना वाजेद कट्टरपंथियों को दबाने की कोशिश कर रही थी,
उसके कारण बांग्लादेश में कट्टरपंथी फले फूले और उसी का परिणाम था कि कट्टरपंथियों की आगोश में या उनकी पकड़ में बांग्लादेश जा रहा था और हमने और हमारी पार्टी ने अथक प्रयासों से लोकतंत्र को बचा लिया और कट्टरपंथ को हरा दिया। आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। शेख हसीना वाजेद निश्चित रूप से 15 साल तक अगर शासन की हैं तो भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे। तारिक रहमान जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो संबंध उस स्तर पर पहुंचेंगे, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। हमें बहुत विशफुल थिंकिंग नहीं करनी चाहिए या ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से एक सधी हुई भाषा में निर्वासन का जीवन लंदन से बिताने के बाद जब वो बांग्लादेश की धरती पर पहली बार कदम रखे और उसी समय जब वो बांग्लादेश पहुंचे थे, मैंने एक वीडियो बनाया था हार्ट ऑफ भारत के पेज पर, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने यही कहा था कि तारिक रहमान को पता है और उन्हें एक ऐसा फीडबैक दिया गया है कि वो भारत विरोध की हवा बढ़ा ही नहीं सकते, उसे हवा दे ही नहीं सकते। भारत विरोध को एक स्तर तक सीमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर भारत विरोध को उन्होंने प्रभावी किया तो फिर वो जमात के पार्टी में एक एसिमिलेशन वाली भूमिका में होंगे, वहां मुख्य भूमिका में नहीं होंगे। और वहां पर मैंने ये कहा था कि लोकतंत्र आज भी बांग्लादेश की आत्मा है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। लगभग 12 से 15 लाख वहां पर हिंदू हैं, लेकिन अधिसंख्यक मुसलमान और हिंदू मिलकर के रहते हैं। और मिलकर के रहने के लिए उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। एक साझी विरासत में एक साझी संस्कृति है जो बांग्लादेश की बांग्ला संस्कृति है, उसके सारे वहां पर तत्व और प्रमाण मौजूद हैं। और इसलिए लोकतंत्र को जीतना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां वहां बन रही थी और जिस तरीके से जमात से जुड़े तत्व प्रभावी हो रहे थे और कथित जेनजी, मैंने कथित शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए कि जेनजी आंदोलन बांग्लादेश में था ही नहीं, छात्र आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा था उसे जेनजी बताया जा रहा था, जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने वाले एक डीप स्टेट की एक बड़ी रचना है पूरे देश में। और आप देख लीजिएगा, मार्च में आने वाला जो मार्च है, एक ही महीना रह गया, नेपाल में भी चुनाव होगा और वहां भी जेनजियों का जो प्रयास है वो बहुत सफल होगा, इसमें संदेह है। वहां भी जेनजी हारेंगे और वहां पर लोकतंत्र की जीत होगी, लेकिन वहां पर मार्क्सवाद की पराजय होगी। ये भी देख लीजिएगा आज इस वीडियो में और इसको याद रखिएगा। और इसलिए बांग्लादेश अगर लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ा और जमात के पैर कुतर दिए गए तो हमें सावधान भी रहना चाहिए, सजग भी रहना चाहिए, खुश होने के साथ। क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूनुस ने देश के शासन को चलाने की कोशिश की है और जाते जाते अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील पर साइन किया है, जिसके पीछे की एक बड़ी साजिश है। आप इस मुद्दे पर भी हमने वीडियो हार्ट ऑफ भारत पर डाला है, उसको जाकर के देख सकते हैं। और जिस अथॉरिटी में वो थे ही नहीं, उस समझौते को उन्होंने किया। और इसके मायने और मतलब समझिए कि चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही रुचि लेते पाया गया। लेकिन आने वाले समय में पड़ोस में भारत बसा हुआ है, बिना भारत को साधे बांग्लादेश अब प्रगति की उस राह पर नहीं पहुंच पाएगा जो 5 साल पहले था। वो जिस रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़ा था, वहां का बैंकिंग सिस्टम, वहां का कपड़ा उद्योग, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पर जहाजरानी और इससे जुड़े और खास करके ऊर्जा सुरक्षा जो कि भारत के द्वारा प्रदत्त की जा रही थी, उसमें संदेह की स्थितियां पैदा हो गई। और इसलिए बांग्लादेश जो तेजी से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था, वो एक डिफॉल्टर देश की स्थिति में आने की पूरी भूमिका बना रहा था। आया तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरह तो डिफॉल्टर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो रहा था और वहां पर जमात के जरिए
पूरे बांग्लादेश की स्थितियां परिस्थितियां इस कदर प्रभावी बना रहा था कट्टरपंथ का, जहां तक ग्रो करने की बात है, कि बांग्लादेश में खिलाफत, इस्लाम, औरतों के हक, उनके मसाइल, इन सब पर फैसला जमात लेती। और अब जो कि तारिक रहमान 15 साल के निर्वासन को जी लेने के बाद लौटे हैं, तो एक खुली हवा में रहने के कारण और एक ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो ये तत्व, जमात से जुड़े तत्वों की बात मैं कह रहा हूं, ये सत्ता में तो नहीं आए लेकिन विपक्ष में बैठेंगे। और अगर विपक्ष में बैठेंगे और खिसियानी बिल्ली की स्थिति में होंगे तो खंबा ऐसे ही नोचेंगे जैसे भारत में संसद से लेकर के सड़क तक कुछ लोग या कुछ राजनीतिक पार्टियों के मसीहा, जो कि मानते हैं कि इस देश पर शासन करना उनका अधिकार है, और वो अनर्गल प्रलाप करने से लेकर के एनार्किज्म की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन सकती है, और इसलिए तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी और बहुत तेजी के साथ रिफॉर्म पर ध्यान दें, बांग्लादेश की डूबती इकोनॉमी को एक बूस्ट दें, और पड़ोसी भारत के साथ अपने संबंध एक स्वतंत्र देश के रूप में पूरी दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ाएं, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी, जिसमें उनका सहयोगी भारत हो सकता है। तो एक वाक्य में सुन लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आगे 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, कि तारिक रहमान के सामने चुनौतियां जितनी भी होंगी, लेकिन डिप्लोमैटिकली भारत के साथ बहुत संबंध को बेहतर करने की एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही वो करेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तभी बूस्ट ही होगी जब भारत के साथ वो संबंध कायम हो पाएंगे जो शेख हसीना वाजेद के समय हुआ है। यकीन मानिए, शेख हसीना वाजेद चुनाव में नहीं जा पाई, चुनाव में भाग नहीं ले पाई, उनकी पार्टी बैन की गई, लेकिन उनसे जुड़े लोग लोकतंत्र के खातिर अंतिम विकल्प के तौर पर दिल से ही न सही लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सहयोग किया, समर्थन दिया, और इसलिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है। बांग्लादेश में लोकतंत्र जीता है, कट्टरपंथ हारा है। भारत और भारत के बसे पड़ोस, जहां पर पैन इस्लामिक फोर्सेस अक्सर गाजी और पैन इस्लाम के तत्वों पर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने की बात करते हैं, उनके सामने बांग्लादेश के चुनाव का परिणाम एक बड़ा सवाल कर रहा है। और सवाल वो ये है कि आखिर में लोकतंत्र में कट्टरपंथ का स्थान है नहीं, तो फिर कट्टरपंथ फले फूले क्यों? हो सकता है कि आने वाले समय में यही कट्टरपंथी ताकतें जो बांग्लादेश को कहां से कहां ले जाने की सोच रही थीं, जो भारत विरोध के आगे इतना ज़्यादा अपने आप को एग्रेशन के मोड में ला रही थी, अपने में बदलाव लाएं। और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ऐसे बिंदु पर हम खड़े होंगे जहां कट्टरपंथ को हराने का एक तरीका दिखेगा, और वो भी लोकतांत्रिक तरीका, जिसे बांग्लादेश के लोगों ने दिखाने की बड़ी पहल की है। आप हमारे इस पूरे एनालिसिस से जहां तक सहमत हैं, प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।